Hey guys, this is Azim and welcome to the Coding Chef. So this is the day 3 of this amazing course 40 days of Kotlin. So यार आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं Kotlin के अंदर ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं. So without any delay, let's get started. So सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में. What are operators? तो यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कुछ वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप वहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो. लाइक अगर आपको एडिशन करना है दो वैल्यू का, या आपको सब्ट्रैक्शन करना है, या आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो. सो कॉटलिन में हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर. जैसे अर्थमेटिक में हमारे पास आ जाते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस. ऐसे रिलेशनल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यानी कि जो दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करें कि भाई कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं. लाइक a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो मतलब a के अंदर क्या हो रहा है, प्लस भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है. मतलब गाइज जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये कैलकुलेशन होने के बाद उस कैलकुलेशन को सेम वेरिएबल के अंदर असाइन भी कर देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर. और फिर हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेटर, तो इसमें प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस आता है, लाइक जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें आता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. तो वन बाय वन देख लेते हैं कोड के थ्रू. सो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से. राइट क्लिक करते हैं सोर्स फोल्डर पर और यहाँ पर कॉटलिन क्लास एंड यहाँ पर नेम मैं दे देता हूँ ऑपरेटर्स अंडरस्कोर डे 3. ओके एंड यहाँ पर फाइल एंटर. ठीक है, यहाँ पर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ a इक्वल टू 10 एंड एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b इक्वल टू 5. राइट, और यहाँ पर मैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाता हूँ. परफेक्ट. सो यहाँ पर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया है a और b के ऊपर. राइट, तो मैं काम करता हूँ, इसको एक बार रन करके देखता हूँ. परफेक्ट, तो देख सकते हैं आउटपुट में हमें मिल चुका है 15, 5, 50, 2, 0. तो ये जो मॉड्यूलस होता है गाइज ये रिमाइंडर फाइंड करने का काम करता है. जैसे 10 और 5, अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0. तो मॉड्यूलस सिंबल की हेल्प से हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं. राइट, अब गाइज कॉटलिन के अंदर हमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स मिल जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह. तो मैं काम करता हूँ, अब इसको कमेंट कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पहले और एक कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो ये कमेंट हो जाएगा. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड और रिमाइंडर. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, तो पहले हमने ऐसे बनाया था और इस बार हमने कैसे प्रिंट करा रहे हैं, प्री डिफाइंड मेथड की हेल्प से. तो अगर हम इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आउटपुट में कोई भी हमें डिफरेंस नहीं मिलने वाला. मैं अब एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और फटाफट से बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की. यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ c इक्वल टू 5. अब गाइस रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये बेसिकली कंपैरिजन करने का काम करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और आउटपुट के अंदर ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स. सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, a ग्रेटर देन b, a स्मॉलर देन b और c इक्वल टू b. राइट, मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में. तो a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू थी हमारे पास 10 और b की वैल्यू थी हमारे पास 5. सो फर्स्ट वाले का आउटपुट हमारे पास आना चाहिए ट्रू. तो यहाँ पर ट्रू, फॉल्स और ट्रू, यानी कि c डबल इक्वल टू b. क्या c b के इक्वल है, तो वही कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा. अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ a को, a की वैल्यू है 10, b की है 5, तो हमें इसका आउटपुट मिलने वाला है फॉल्स. तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिल चुका है आउटपुट में. परफेक्ट. ओके, अब मैं काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में. तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ काउंट इक्वल टू 0 और प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट ln काउंट प्लस प्लस. ठीक है, तो जो हमारे ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं. मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ.
सो अभी मुझे आउटपुट मिल चुका है 0। तो यहाँ पर हमें 0 क्यों मिला, हमें यहाँ पर 1 मिलना चाहिए था, क्योंकि जो प्लस प्लस होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो करंट वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीज कर दो या फिर एक डिक्रीज कर दो। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीज कर दो, माइनस माइनस का डिक्रीज कर दो। तो गाइज ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। उसने पहले वैल्यू को प्रिंट किया, बाद में इंक्रीमेंट किया। तो अगर मैं काम करता हूँ, इसको स्टार्टिंग में लगा देता हूँ और यहाँ से लास्ट से हटा देता हूँ, तो ये हमारी इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर प्रिंट कर देगा। पहले वैल्यू इंक्रीज होगी 1 और फिर यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर हमें आउटपुट 1 मिल चुकी है। ओके, अगर अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसमें प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस काउंट। देखते हैं अब आउटपुट क्या मिलता है। सो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है 2 और 1। क्यों? क्योंकि गाइस करंट वैल्यू थी हमारी 1, एक इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गई और फिर एक डिक्रीमेंट हो गया तो 1 हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो ठीक है गाइस, ऑपरेटर्स बेसिकली यही होते हैं, ये आपको पता होगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। बाकी के जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह हैं ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। सो यहाँ पर मैंने नेम दिया इफ एल्स स्टेटमेंट अंडरस्कोर डे 3 और यहाँ पर फाइल। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कंडीशन स्टेटमेंट। तो यार ऐसे स्टेटमेंट कि जो किसी कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 6। ठीक है, और सपोज दैट अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है 2 नंबर का ग्रेटर नंबर। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का, तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ और फिर यहाँ पर ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखते हैं कुछ कंडीशन, ठीक, कि जिसके बेस पर हमारा आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और फिर यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट हो जाता है और फिर हम इसके अंदर कुछ अपने स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा इफ ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा ए इज ग्रेटर, राइट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर एल्स का ब्लॉक चलेगा और ये प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है। सो अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर सी इक्वल टू 9 और अब 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं 2 कंडीशन लगाऊंगा इफ़ के अंदर, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है तो हमारा ए ग्रेटर हो गया। और फिर हम एक यहाँ पर लगाएंगे एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड यहाँ पर बी ग्रेटर देन सी। तो उस केस में हमारा क्या होगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, बी इज ग्रेटर, अदरवाइज हमारा यहां पर हो जाएगा सी इज ग्रेटर, राइट। तो हम इस तरह से ही अपना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं, सी इज ग्रेटर, ग्रेट। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा हमने यहां पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है। और एंड ऑपरेटर की जो स्पेशलिटी ये होती है कि जितने भी आप कंडीशन रखते हो एंड ऑपरेटर के साथ, वो सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर उसमें से ए भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो ये आपकी दोनों कंडीशन है, जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नीचे चला जाएगा। जब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तब ये लास्ट में जाएगा एल्स पार्ट में। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर और लगा देते हैं तो और के केस में क्या होता है, आपकी अगर एटलीस्ट एक कंडीशन भी सही हो गई ना तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट चला देगा। ठीक है, आपकी सारी कंडीशन ट्रू होने की नीड नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 कंडीशंस हैं और उनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एंड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें सारी कंडीशंस को ट्रू होना ज़रूरी होता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एज एक्सप्रेशन, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।